हाथ कांपना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ तो जब तक बिल्कुल हाथ यूं करके नहीं हिलना शुरू होते ना, तब तक तो हम तब तक जाते ही नहीं है जाते डॉक्टर ही पे। नहीं। ये क्योर नहीं होती, ये ठीक नहीं होगा, बिकॉज ये डिजेनरेटिव डिजीज है और वो एरिया वक्त के साथ साथ डिजेनरेट करता रहेगा और बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। ब्रेन में ऐसा क्या चेंज आ रहा होता है एज के साथ कि हम इस तरह की बीमारी में इंडल्ज हो जाते हैं? मरीज चलता है, चलते चलते एकदम रुक गया, अब वो साकत हो गया। अब आप कह रहे हो कि अब्बा जी या भाई कदम उठाओ, नहीं उठा रहा। फिर ये बीमारी जूं बढ़ रही होती है तो इसके साथ साथ डिप्रेशन का एलिमेंट भी आ जाता है इनमें। सो कई पेशेंट ऐसे होते हैं क्योंकि जब डिजेनरेशन इसकी हो रही है तो ब्रेन की दूसरे हिस्सों की भी हो रही है। फिर इसी तरह मेमोरी लॉस भी इसके अंदर हो जाता है। एक मेरा पेशेंट था, ही ट्राइड टू अटेम्प्ट सुसाइड 3-4 टाइम्स। हमारे पेरेंट्स उस एज ग्रुप में हैं, 60s में, 50s में, 70s में, तो हम चाहते हैं कि ये इन चीज़ों से बच जाएं, सिक्योर हो जाएं, खुदा ना खास्ता इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आज की इस एपिसोड में हम एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे इर्द गिर्द लोगों के हाथ बहुत बुरी तरह कांपना स्टार्ट हो जाते हैं और जब वो बात करते हैं तो उनका हेड मूव कर रहा होता है, लेकिन हम जानते नहीं है कि वो कौन सी बीमारी से गुजर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ हाथों की थरथराहट है? नहीं, बल्कि इसमें हमारे दिमाग के सिग्नल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमारा दिमाग जो है एकदम से शट डाउन होता है। कुछ देर के बाद वो चलना स्टार्ट हो जाता है। हमारे बुजुर्गों का अक्सर कुब निकल आता है और उनका बैलेंस खराब हो जाता है, वो चलते चलते गिर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो किस बीमारी से गुजर रहे हैं? उसका डायग्नोसिस कैसे होगा? उनको कौन से इलाज की जरूरत है? तो ये सब आज हम डॉक्टर खालिद जमील बिग बी से जानेंगे, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और पिछले 30 साल से वो दिमाग के डिफरेंट डिसऑर्डर्स को डील करते हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर खालिद जमील बिग बी। मैंने अक्सर अपनी सराउंडिंग में देखा है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही होती है ना, तो उनमें एक चेंज आता है, सब में नहीं लेकिन कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर एक चेंज आता है कि उनके हाथ कांपना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो कुछ पकड़ेंगे तो हाथ ऐसे ऐसे शिवर कर रहे होंगे, और वो किसी से बात भी कर रहे हैं, कोई गेस्चर पास कर रहे हैं, तब भी उनके हाथ शिवर करते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक बीमारी है या ये एज के साथ होना ही होना है? देखिए, जो हाथ कांपना है इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो यंगस्टर्स का, कि जो नौजवान हैं, उनमें भी अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरह कोई मेहमान आ जाए और घर की कोई खातून या लड़की चाय सर्व कर रही हो और वो ज़रा अजनबी लोग हों तो थोड़ा सा हाथ कांप जाता है और आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गए और इंटरव्यू देने से पहले हल्की सी आपकी बॉडी के अंदर लग़्ज़िश या कोई थोड़ा सा ट्रेमर आ गया, लिखते हुए ट्रेमर आ गया, अंडर स्ट्रेस हुए तो ट्रेमर आ गया। ये जो कांपना है ना हाथ का नौजवानी में, इसकी तो 90% वजह जो है ना वो स्ट्रेस होती है। कि जब आप एंग्जाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आपके हाथ कांप सकते हैं। सो दिस वेरी नॉर्मल फिनोमेना। जो एंग्जाइटी जब ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ की अलबत्ता ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों के अंदर ये थायराइड की बीमारी होती है उनको अपना T3, T4, TSH टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्योंकि इसमें अगर थायरोक्सिन ज़्यादा हो तो उससे भी आपके हाथ कांपते हैं, दिल की धड़कन तेज़ होती है, एंग्जाइटी रहती है। तो ये तो ज़्यादातर नौजवानों की बातें हो गई, लेकिन जो क्वेश्चन आपने किया था ये गालिबन बड़ी उम्र के लोगों से हवाले से था। बूढ़े लोगों का ज़्यादा। हाँ, तो मैंने कहा मैं कन्फ्यूजन दूर करते हुए अब उन ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनमें एक तो सीनाइल ट्रेमर होती है। जब वो बहुत बड़े हो जाएं, बड़े से मतलब है 70, 80, 90 साल की उम्र में जाके उनकी डीजनरेशन हो जाती है। कईयों का सर हिलना शुरू हो जाता है, कईयों का हाथ हिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो एक ओल्ड एज, सीनाइल का मतलब ही ओल्ड एज होती है। तो सीनाइल ट्रेमर होती है जो कईयों में होती है, कईयों में नहीं होती। इसे भी हम बीमारी के तौर पे नहीं समझते, लेकिन स्पेसिफिक जिसको हम बीमारी समझते हैं और जिसमें हाथ कांपते हैं उसे हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। पार्किंसन डिजीज़? जी, पार्किंसन डिजीज़। ठीक है। और पार्किंसन डिजीज़ जो होती है ये आम तौर पे 50 साल की उम्र के बाद लोगों में होती है। 50, 60, 70 इस एज ग्रुप में होती है। और इसकी जो ट्रेमर है उसके साथ 4-5 और निशानियां भी होती हैं। मिसाल के तौर पे
इसकी जो ट्रेमर है वो उसे पिल रोलिंग कहते हैं, यानी अगर मेरा हाथ कैमरा देख सकता हो तो ये यूं करके ट्रेमर होती है, यानी वो बैठे हुए होंगे, यूं बैठे हुए होंगे और हाथ यूं कांप रहा होगा, यूं, यानी ये अंगूठा और ये यूं यूं करके। ठीक है। ये टिपिकल पार्किंसन की ट्रेमर होती है, पिल रोलिंग ट्रेमर इसको कहते हैं। अच्छा, दुनिया की जितनी भी ट्रेमर्स हैं ज़्यादातर जब कोई एक्शन आप करते हैं तो वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी आप चाय की प्याली किसी को दे रहे हो जैसे, और एंजाइटी की वजह से है तो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और बीमारियां कुछ हैं सेरिबेलम की हैं। ये जो ट्रेमर होती है ना, जब एक्शन में आप आते हो ना तो ये कम हो जाती है, तो इसलिए इसको रेस्ट ट्रेमर कहते हैं, यानी मरीज बैठा हुआ है और यूं यूं उसके हाथ चल रहे हैं। जब उसे आपने कहा कोई चीज़ पकड़ो, जब पकड़ने ने कहा तो ट्रेमर कम हो गई थोड़ी सी। तो एक तो पार्किंसन डिजीज़ की निशानी हो गई ट्रेमर। अच्छा, दूसरी इसकी निशानी होती है जिसको मेडिकली हम कहते हैं ब्रेडिकाइनीसिया। ब्रेडिकाइनीसिया का मतलब है मरीज स्लो हो जाता है। स्लो मीन्स यानी वो हर काम बड़ा आहिस्ता करना शुरू कर देता है। ओके। और सबसे पहली निशानी इसकी ये होती है कि मरीज करवट लेते हुए उसको प्रॉब्लम होती है, यानी उसको लगता है कि करवट लेना एक बहुत बड़ा बोझ है। फिर तीसरी चीज़ आप उसके अंदर ये देखते हो कि जिस तरह होता है ना, बैठ के एकदम खड़े हो जाते हो, सो ही विल थिंक ट्वाइस बिफोर स्टैंडिंग, तो वो बड़ा स्लोली करके उठेगा। अच्छा, फिर जब वो चलेगा तो उसके कदम छोटे हो जाएंगे, मतलब आम आदमी की निस्बत, या उसके जो पहले कदम थे वो छोटे हो जाएंगे। फिर उसकी जो पोजीशन होती है, आम आदमी यूं करके चलता है ना स्ट्रेट, वो थोड़ा सा स्टूप हो जाता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जिससे कि जब पेशेंट कमरे में क्लिनिक में मेरे आता है और मैं चलता हुआ अगर आए तो एक चीज़ देख के मैं पहचान लूँ कि इसको पार्किंसन डिजीज़ है, वो ये है कि मैं जब हम चलते हैं तो अपने हाथों को हिलाते हैं। ऐसा ही है ना, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, बिल्कुल ऐसा होता है। ये हाथ हिलाना छोड़ देते हैं, इनके हाथ यूँ होते हैं, स्टिल हो जाएंगे हाथ, स्टिल हो जाएंगे। व्हेन दे वॉक, जब ये चलते हैं तो ये यूं यूं करके नहीं चलते। उससे आपको फौरी तौर पे पता चल जाता है। वैसे इनके हाथ में ट्रेमर रहता है लेकिन चलने वक्त इनके हाथ स्टिल हो जाते हैं। स्टिल हो जाते हैं, मतलब ये यूं हाथ रख के चलते हैं और उस हाथ में ट्रेमर हो रही होती है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ होता है ना आम आदमी का कि जी एक हाथ आगे गया एक हाथ पीछे गया, ये इनमें ख़त्म हो जाता है। फिर इससे जो अगला स्टेज आ जाता है उसके अंदर, जब ये चलते हैं तो बाज़ औक़ात छोटे छोटे कदम होते हैं और चलना शुरू करें तो बाज़ औक़ात बहुत तेज़ी से आगे अनकंट्रोल्ड गेट हो जाती है इनकी वॉकिंग, यानी जैसे बैलेंस ख़राब हो गया इनका। और जब ये टर्न करते हैं, यानी चलते 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 जब टर्न करना पड़ जाए तो यूजुअली अनबैलेंस हो जाते हैं, दे कैन फॉल डाउन। तो अगर मैं इनको सम अप करूं तो एक तो इनके हाथ में रेस्टिंग ट्रेमर होती है, यानी काम ना कर रहे हो तो ट्रेमर होती है। नंबर 2, जब ये चलते हैं तो इनके स्टेप छोटे हो जाते हैं। नंबर 3, जब ये चलते हैं तो इनके हाथ आगे पीछे नहीं होते। नंबर 4, जब ये टर्न करते हैं तो इनका बैलेंस लूज हो जाता है। और एक इसके अलावा और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनके चेहरे के एक्सप्रेशन गायब हो जाते हैं, एक्सप्रेशन देना बंद हो जाता है, देना बंद हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब तक ये बीमारी डायग्नोज नहीं होती तो ऐसे बुज़ुर्ग जब बैठे हुए होते हैं और लोग उनसे मिलने आते हैं, रिश्तेदार वगैरह मिलने के लिए आते हैं, तो उनको ये शुबा होना शुरू हो जाता है कि जैसे ये नाराज़ है हमसे। देखें ना, मैं और आप बात कर रहे हैं तो कभी आपका फेस अगर बिल्कुल स्टिल होगा तो मुझे यही लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर साहब मुझसे नाराज़ हैं या गुस्से में बैठे हुए हैं। हालांकि वो गुस्से में भी नहीं होते, नाराज़ नहीं होते, वो हंसना भी चाह रहे होते हैं, वो खिलखिलाना भी चाह रहे होते हैं, बट यू नो दे फेस इज, इसे हम कहते हैं मास्किंग ऑफ द फेस। तो ये एक और निशानी होती है। पेशेंट जब कुर्सी पे आके बैठ जाता है तो उसको देख के दिस इज़ हाउ यू नो वी डायग्नोज कि ये पार्किंसन है। फिर इसके अलावा जब मेडिकली हम एग्जामिनेशन करते हैं तो इन मरीज़ों की मसल टोन ज़्यादा होती है। टोन से मतलब ये होता है अकड़ाव होता है उनकी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें फिर हम देखते हैं
जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो करते हैं। अच्छा, आपने सिम्टम्स तो मतलब इतने क्लियर बता दिए हैं कि हमें अपने घर में अपने बुज़ुर्गों में ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर इनमें से खुदा न खास्ता कोई 1 या 2 सिम्टम्स भी किसी भी बड़े में आ रहे हैं, किसी भी बुज़ुर्ग में आ रहे हैं, तो हमें उन्हें फ़ौरन से पहले डॉक्टर पे ले जाना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ब्रेन में ऐसा क्या चेंज आ रहा होता है एज के साथ कि हम इस तरह की बीमारी में इंडल्ज हो जाते हैं? मतलब क्या ब्रेन में चेंजिंग होती है कि हमें ये बीमारी हो जाती है? देखिए, इसके अंदर हमारे ब्रेन में एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है। वहाँ से डोपामीन सिक्रीट होती है। हमारे यहाँ आजकल आपने देखा है डोपामीन का बड़ा जिक्र लोग करते हैं कि खुशी का हार्मोन है या कोई न्यूरोट्रांसमीटर है प्राइमरीली, तो वो भी करता है। लेकिन बेसिकली जो न्यूरो का बीमारी होती है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें डोपामीन कम हो जाती है और आपका जो न्यूरोमस्कुलर निज़ाम है वो जैम हो जाता है, सख्त हो जाता है, कम हो जाता है, एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। तो प्राइमरीली इसकी वजह जो होती है वो ब्रेन का, और ब्रेन का भी जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनके अंदर भी एक सेल होता है, एक एरिया होता है जिस कॉल्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये वहाँ से डोपामीन निकलती है, वो डोपामीन हम सबको तंदुरुस्त रखती है। इन लोगों में वहाँ की डीजनरेशन हो जाती है, या आप समझ लें वो जगह सूख जाती है या वो डीजनरेट कर जाती है, तो इनफ डोपामीन नहीं निकल रही होती। मैं लोगों को समझाने के लिए इसी तरह कहता हूँ कि जैसे इंसुलिन की कमी हो तो डायबिटीज़ हो जाती है, डोपामीन की कमी हो तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है। डोंट यू थिंक कि 50 साल तो कुछ भी नहीं है? ये क्या 50 साल तो मुझे छोटी सी उम्र लगती है। इसके बाद आपकी डोपामीन की डीजनरेशन होना बहुत जल्दी नहीं है? ये ज़रूरी नहीं कि 50 साल हो, कईयों को 60 साल में होती है, कईयों को 65 साल में होती है। मतलब इट कैन रेंज फ्रॉम 50 ईयर्स टू 60 जहाँ पे भी चले जाए। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अपनी टीन एज में, छोटी एज में, 20-30 साल में इतने उन्होंने स्ट्रेस के पलंदे अपने ऊपर जो है ना वो हावी किए हुए हैं। काम का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्ट्रेस, अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने अपने कंधों पे जो है ना वो किया हुआ है हावी। तो इस सारे सिनेरियो में स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है हमारी डोपामीन जो है वो प्रॉपर रिलीज़ ना हो रही हो। तो क्या हमें भी पार्किंसन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कितना भी स्ट्रेस होगा, पार्किंसन का ताल्लुक ही सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामीन का है, टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से नहीं। जब तक वहाँ पे डीजनरेशन नहीं होगी, डोपामीन नहीं बनेगी, ये बीमारी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता एक और कंडीशन है जिसको हम पार्किंसनिज्म कहते हैं, यानी पार्किंसन डिजीज़ नहीं है लेकिन पार्किंसन डिजीज़ जैसे सिम्टम्स हमें मिलते हैं उसमें। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मोहम्मद अली किले बॉक्सर का नाम सुना था। बिल्कुल। अब उसको जब पंचेस लगते रहे और उसके सर के ऊपर चोटें लगती रहीं तो उसके बाद उसका जो बॉडी में जो एरिया था सिक्रीट करने वाला डोपामीन को, वो मे बी डैमेज हुआ, यानी उसको उस तरह पार्किंसन डिजीज़ नहीं थी लेकिन वो हुई चोटें लग के। इसी तरह कुछ लोगों को उसको हम पार्किंसनिज्म कहते हैं। कुछ लोगों को छोटे छोटे स्ट्रोक हो जाते हैं, लीकुनर स्ट्रोक होते हैं उनकी वजह से। अच्छा, कुछ लोगों को जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स लेते हैं, यानी डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, या एंटीसाइकोटिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर लेते हैं, तो ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी पार्किंसोनियन फीचर्स आ जाते हैं छोटी एज में। हाँ, वो किसी एज में भी आ सकते हैं। आई हैव सीन पीपल 25 ईयर्स का पेशेंट है, 30 ईयर्स का पेशेंट है, लेकिन वो पेशेंट पार्किंसन डिजीज़ का नहीं है, वो स्किज़ोफ्रेनिक है और उसकी दवाई उसने ली और दवाई बहुत ज़्यादा ली, और वो दवाई लेने से, यानी डिप्रेशन का पेशेंट या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन किसी भी बीमारी में लेगा तो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे उसके अंदर ये चीज़ आ सकती है। हाँ, और उसे हम पे पार्किंसनिज्म कहते हैं। जितनी हम डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, इसका एक टाइम के बाद आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हर वो शख्स जो डिप्रेशन की दवाई ले रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीसाइकोटिक
मेडिसिन लेने वाले लोग हैं उनके अंदर पार्किंसन के फीचर्स आ सकते हैं। हमने डिज़ीज़ को तो पता चल गया हमें कि ये डिज़ीज़ है, इसमें ये सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए 2-4 बातें हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो पार्किंसन डिजीज़ होती है ये क्योर नहीं होती। आई मीन देयर इज नो क्योर फॉर दैट। ये ठीक होगा ही नहीं। ये ठीक नहीं होगा बिकॉज ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है और वो एरिया वक्त के साथ साथ डिजेनरेट करता रहेगा और बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। और यूजुअली हमने देखा ये है कि जो पेशेंट होता है वो जब फेज़ 1 में यानी फर्स्ट स्टेज पे होता है तो वो चलता फिरता अपने सारे काम कर लेता है। सेकंड जब वो स्टेज में आता है तो उस वक्त उसको ज़रा चलने में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, आवाज़ बहुत पतली हो जाती है। पतली से मतलब ज़्यादा बोल नहीं सकता वो, ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकता वो। फिर थर्ड स्टेज जब आती है तो उसके अंदर पेशेंट व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है और फोर्थ स्टेज के अंदर पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है। बिल्कुल वो लग रहा होता है, हालांकि वो समझ रहा और सुन रहा बिल्कुल ठीक होता है। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं और हर फेज़ के अंदर आप जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। अगर तो वाकई ट्रू जिसे हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं उसका पेशेंट है तो इसके अंदर फिर आप डोपामीन की जो मेडिसिन होती हैं, मतलब हमारे यहाँ लीवोडोपा, कार्बोडोपा, ये सिनेमेट के नाम से टैबलेट आती है। एक तो हम डोपामीन की मेडिसिन देते हैं, एक फिर हम वो मेडिसिन देते हैं जो डोपामीन के इफ़ेक्ट को इम्प्रूव करे। तो इस तरह करके कई साल तक मरीज़ का जो है वो गुजारा होता रहता है। कई साल तक के लाइफ टाइम तक आपको मेडिसिन लेनी है? कई साल तक तो बहुत अच्छा गुजारा होता रहता है, लेकिन फिर वक्त के साथ जो दवाई है उसकी नीड बढ़ती रहती है और जब उसकी नीड बढ़ती रहती है तो फिर जो आप दवाई दे रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह करके बट पीपल कैन मैनेज इफ़ पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा हों और थोड़ा सा घर वाले ख्याल करने वाले हों, डॉक्टर की बात का कंप्लाइंस करें तो उससे ये है कि दे डू गुड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कहना कि ये बिल्कुल क्योरेबल है तो क्योरेबल ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद अभी इसमें एक दो और चीज़ें आई हैं जो बहुत सीवियर किस्म के केसेस होते हैं। उनमें एक DBS कहते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ठीक है। DBS ये एक सर्जिकल होता है जिसमें आप समझ लो कि एक प्रोसीजर होता है। पाकिस्तान में भी हो रहा है ये, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बाहर यूरोप में तो खैर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है। इसके रिज़ल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं वी रियली डोंट नो। सो इट्स नॉट कॉमन फॉर एवरीबडी क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव और इसको बाकायदा जो न्यूरोसर्जन होता है वो उसको चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है कि किस पेशेंट पे ये इफ़ेक्ट होगा। फिर उसके बाद इन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इनकी फ़िज़िकल थेरेपी होती रहे, क्योंकि ये जब मूवमेंट छोड़ देते हैं, चलना फिरना छोड़ देते हैं तो इनके जिस तरह ये जोड़ हो गए, कंधे हो गए, ये फ्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, फिर इनका चूँकि पोस्चर थोड़ा सा यूं करके सामने को होता है तो कमर के इशू शुरू हो जाते हैं, पेनफुल कंडीशन शुरू हो जाती हैं, घुटनों में, काफ मसल्स में, कमर में, गर्दन में, ये एडिशनल जो फीचर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये बीमारी जूं बढ़ रही होती है तो इसके साथ साथ डिप्रेशन का एलिमेंट भी आ जाता है इनमें। सो कई पेशेंट ऐसे होते हैं क्योंकि जब डीजेनरेशन इसकी हो रही है तो ब्रेन की दूसरे हिस्सों की भी हो रही है। बिल्कुल। फिर इसी तरह मेमोरी लॉस भी इसके अंदर हो जाता है, वहाँ हो सकता है और टर्मिनल स्टेजेस में हो जाता है। मतलब ये एक डिजीज़ बहुत सारी चीज़ों को आगे आपकी वॉइस कर सकती है, लेके चलती है। बिल्कुल। बल्कि मैं अच्छे मानों में ही इसमें मिसाल दूंगा। देखिए, चौधरी शुजात साहब है हमारे, मैंने कई दफ़ा उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ही इज़ सच अ ब्रेव मैन, ही इज़ फाइटिंग पार्किंसन डिजीज़। और मुझे बाज़ औक़ात इतना दुख होता है कि हमारे यहाँ बहुत से मज़ाहिया अदाकार जो हैं वो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए उनकी नकलें उतारते हैं और बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। एंड आई थिंक इट्स शेम, यानी आप उनका वो एक बीमारी से लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो बीमारी के उस स्टेज के ऊपर है कि जिस स्टेज के ऊपर कोई आम आदमी होता ना तो वो कब का जा चुका होता, गिव अप कर देता। लेकिन ही सच अ स्ट्रॉन्ग मैन, वो एक पूरी पार्टी चला रहे हैं और इतने अरसे से, ये कोई 2-4 साल की बात नहीं है, ये डेकेड्स की बात है। ही इज़ फाइटिंग इट आउट। उनसे पूरा बोला नहीं जाता फिर भी बोलते हैं
उनसे कुछ हो नहीं रहा होता फिर भी वो करते हैं। तो आई सल्यूट हिम एंड आई ऑलवेज क्रिटिसाइज पीपल जो सिर्फ लोगों को वक्ती तौर पे हंसाने के लिए उनकी, आप देखें ना, अगर आपने किसी की नकल उतारनी है तो माजूरी का मजाक तो ना उड़ाई ना। बिल्कुल। तो पीपल शुड नॉट डू इट। ही इज़ ऑन वेरी गुड मेडिकेशन, वेरी वेल। अगर मुझसे कोई पूछे कि जो बहुत अच्छे मेंटेन्ड केसेस हैं पार्किंसन के, तो ही इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल। बीमारी कोई भी हो, कोई भी माजूरी हो, आपकी विल पावर तो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप खुद को समझो कि आप कर सकते हो, तो फिर आप हर चीज़ डील कर लेते हो। अच्छा, हमारी एपिसोड बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो देती है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे चैनल का मेडिकल स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा होता है कि आप इतनी डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी अगर ये सुने तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाएंगी, उनको डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है, उनके पेपर अटेम्प्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, एग्जैक्टली। अब देखिए ना, हमारे यहाँ जैसे अब पार्किंसन पे हम बात हो रही है, बिल्कुल, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे निसाब में नहीं लिखी होती। मेरी ट्रेनिंग जो थी न्यूरोलॉजी की, वो क्वीन स्क्वायर में हुई थी, लंदन में। जो नेशनल हॉस्पिटल फॉर नर्वस डिजीज़ क्वीन स्क्वायर है, उसका मैक्का ऑफ न्यूरोलॉजी कहते हैं उसे। इट्स अ वेरी हाईली रिप्यूटेड प्लेस एंड आई वॉज अ डिप्लोमेट फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे ली थी। अब मैं आपको एक बड़ी मज़ाही ऐसी बात बताता हूँ कि जो पार्किंसोनियन पेशेंट होते हैं, जब इनकी पार्किंसन डिजीज़ बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इनके अंदर एक ऑन ऑफ फिनोमेना आ जाता है। वो ऑन ऑफ फिनोमेना क्या है कि मरीज़ चलता है, चलते चलते एकदम रुक गया, अब वो साकत हो गया, रुक गया वहीं पे, साकत हो गया, स्ट्रक हो गया। अब आप कह रहे हो कि अब्बा जी या भाई कदम उठाओ, नहीं उठा रहा। अब वो बिल्कुल, अब लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है, क्या करें। वो काफ़ी देर तक वहाँ पे साकत रहेगा और फिर उसके बाद शायद एक कदम उठा ले। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑन ऑफ फिनोमेना। अच्छा, ये भी हो जाता है। हाँ, अच्छा, इसमें अब क्या, जो मैं लतीफ़ा सुनाने लगा था आपको, वो ये था कि अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कागज़ लेके या कोई रस्सी लेके या कोई चीज़ लेके उसके कदम के आगे रख देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको टापो। तो वो उसको टापने के लिए फ़ौरन कदम उठा लेता है, फिर चलना शुरू कर देता है। अच्छा, हाँ, इसकी क्या लॉजिक है? लॉजिक भी समझाता हूँ मैं। अच्छा, फिर दूसरी मैं आपको बात बताऊँ कि मैंने वहाँ पे जो सीखा था रीहैब के अंदर, वो ये था कि अगर वो अटक जाएं तो हम उन्हें कहते थे कि आप ज़ोर से काउंट करो 1 2 3, तो या 1 2 3। तो 1 2 3 जब वो बोलेंगे कॉन्शियसली तो वो बेहतर चल पड़ेंगे, वो रुके हुए चल पड़ेंगे। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे मरीज़ जब कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं, तो इस बीमारी की एक निशानी ये भी है कि इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यानी मूवमेंट शुरू करना। तो आप उन्हें कहेंगे ना कि आप ज़रा उठ के इधर आ जाइएगा, तो उनको बड़ा टाइम लगेगा उठने में। वो फिर सोचेंगे, फिर 1 2 एफर्ट करेंगे। फिर आप उनको अगर कहें ना कि आप ज़ोर से आवाज़ में बोलो 1 2 3 या 1 2 3, तो वो फ़ौरन उठ जाएंगे, क्योंकि आपने कोई आवाज़ निकालनी होती है। जब आप आवाज़ निकालते हो तो आप वजह पूछ रहे थे ना, आप अपना जो कॉर्टेक्स है, ब्रेन है, उसको जब इन्फोर्समेंट देते हो ना, तो वो एक्शन रीगेन हो जाता है। अच्छा, मैं जब वहाँ इंग्लैंड में था तो मैंने दिल में सोचा, वैसे ही मैंने कहा 1 2 3 क्या कहना। तो वहाँ गोरे हुआ करते थे ज़्यादातर पेशेंट, 1 2 पाकिस्तानी भी थे। तो मैंने उनको कहा कि आप बोला करो अल्लाह अकबर या अल्लाह। तो एक दफ़ा मेरा जो प्रोफेसर था वो हमारी जिम में आया, तो जितने पाकिस्तानियन थे जब वो चल रहे थे या अटक रहे थे तो वो ज़ोर से बोलते थे अल्लाह, और वो चल पड़ते थे। फिर वो रुके हुए होते थे तो कहते अल्लाह, तो वो चल पड़ते थे। They didn't know what does it mean अल्लाह, लेकिन मैं तो उसको कर रहा था। और यहाँ भी अपने पेशेंट जितने भी हैं उनको मैं कहता हूँ कि जी जब आप अटकते हो तो आप बोला करो अल्लाह अकबर या अली बोल दिया करो, या कोई भी नाम आप ले लिया करो, तो आपकी ऑन ऑफ फिनोमेना की वो जो मूवमेंट टूटी है वो रीगेन हो जाएगी। अच्छा, इससे एक और मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ। मेरा एक पेशेंट था, उसको मैंने यही बात कही कि जब भी तुम्हें कोई काम करने में रुकावट आ जाए, यानी इनिशिएशन ना हो,
तो तुम कोई आवाज़ निकाल लिया करो, 1 2 3 बोल दिया करो। तो वो कहने लगा मैं कुछ भी बोल लूँ। मैं कहा तुम कुछ भी बोल लेना, देखना तुम्हारी मूवमेंट रिस्टोर हो जाएगी। तो 1.5-2 माह के बाद वो जब वापस आया तो मैंने कहा क्या हाल है? कहता है मेरा हाल तो ठीक है। तो उसका बेटा कहने लगा तुसी अब्बा जी नू की कह देता है, वो जिथे भी अटक देन मैंने गाल कट देना। उसने कहा जी मुझे गाली देते हैं और उसके बाद रवानी में चलना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके अंदर जो है ना, अभी अगर मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर सुन रहे होंगे तो उनको मैं इसका एक बेसिस बताता हूँ। बेसिस क्या है? देखिए शुरू में हमने कहा कि ये ट्रेमर रेस्ट ट्रेमर होती है। जब आप कुछ काम नहीं कर रहे होते तो ये हो रही है। जब आप कोई काम करने लगते हो तो ये कम हो जाती है। जब आप काम करने लगते हो तो आपका दिमाग रीइंफोर्स कर रहा होता है। तो जब आपका दिमाग रीइंफोर्समेंट करता है तो जो पार्किंसनिज्म की जो कंडीशन है वो आपकी बेहतर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई आवाज़ निकालते हो ना, इंटेंशन, तो उससे फिर आपका पार्किंसनिज्म कंट्रोल हो जाता है। आपका जो कॉर्टेक्स है वो इसको कवर कर लेता है। सो दैट इज़ हाउ यू नो पार्किंसोनियन। मेरे तो जितने भी रीहैब वाले पेशेंट्स हैं पार्किंसोनियन, उनको फिर मैं एक और काम कहता हूँ कि आप चलते हुए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप तस्बीह पकड़ लें हाथ में, और तस्बीह के दाने पे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिकॉज आप जब अपने जहन को, कॉर्टेक्स को इन यूज़ करेंगे तो आपकी पार्किंसन जो है वो कम हो जाएगी। आपने एक बात कही कि मेडिकेशन तो चल रही होती है, लेकिन घर वाले किस तरह ट्रीट करें उस पेशेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल ट्रैक पे तो नहीं है, नॉर्मल लाइफ तो नहीं वो जी रहा, उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। अगर पार्किंसन हुआ है तो वो एक चीज़ चेंज नहीं कर रही, आपके पूरा लाइफ चेंज हो रही है, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर सारा चेंज हो रहा है। तो मुझे ये बताएं उस सिचुएशन में घर वालों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए उस पेशेंट को? देखिए घर वालों को 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये रखनी चाहिए कि वो जो पेशेंट है वो मेंटली अलर्ट होता है, वो आपकी बातें सुन रहा है, वो समझ रहा है, वो इंटेलिजेंट है। चूँकि वो साकत है, अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा, तो बाज़ औक़ात घर वालों को लगता है इन्हों कोई समझ ही नहीं आ रही। तो वो बाज़ औक़ात उसके सामने उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, ये समझते हुए कि जिस तरह खुदा न खास्ता उसका ज़हनी काम नहीं करता। तो वो मरीज़ तो सारा कुछ समझ रहा होता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। तो एक तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा काम घर वालों को ये करना चाहिए कि पेशेंट को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद थोड़ा बहुत चलाना चाहिए, या मोबिलिटी उसकी करनी चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए। बिकॉज़ ये जितने भी पेशेंट अगर बेड पे लेटे रहेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे, इनका फ्रोज़न शोल्डर हो जाएगा, इनका नेक का इशू हो जाएगा, इनके मसल्स के प्रॉब्लम, स्टिफनेस आ जाएगी, जिस्म टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा काम है जो उन्हें करना है। और तीसरा, इनको सोशलाइज करना है, ताकि यू नो इनके साथ थोड़ी बहुत आप सोशल इंटरेक्शन करें। जिस तरह अगर बड़ी उम्र के पेशेंट हैं तो जो पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ हैं, बेटे हैं, टाइम दें इनको, क्योंकि अल्टीमेटली इन पेशेंट्स के अंदर ना बाज़ औक़ात जब डिप्रेशन का एलिमेंट भी आ जाता है तो फिर लगता है जिस तरह ये रोना शुरू हो गए हैं। यू सी, बाज़ औक़ात हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाते हैं इनको। जो बीमारी आगे बढ़ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें, तो जो घर वाले हैं उनका काम है कि इन तमाम इमोशनल, फिज़िकल एंड मेंटल, इन तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखें। एक और चीज़ बताइएगा, मैंने आपकी अभी 3 दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें आपके पास एक पेशेंट आया था, आप उससे डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन उसका फेस कॉन्टीन्यूसली ऐसे था जैसे वो रो रहा है। इवन आपने एक दफ़ा उस वीडियो में कहा भी है कि सब तो तुम्हें पता है, तो तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा नहीं मैं रो तो नहीं रहा, मैं हंस रहा हूँ, लेकिन उसका फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो रो रहा है। तो ये भी क्या पार्किंसन में ही फॉल करता है? नहीं, ये पार्किंसन में नहीं, वो एक और पेशेंट था। ठीक है। और प्राइमरीली जिसका आप हवाला दे रहे हैं, बाज़ औक़ात किसी पेशेंट्स, वो हेड इंजरी का पेशेंट था, सर पे चोट लगी थी। जब सर पे चोट लगती है तो फिर ज़ाहिर है आपका कॉन्शियस कुछ अल्टर्ड हो जाता है, बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाज़ औक़ात आप कह कुछ रहे होते हो और एक्सप्रेशन आपके डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन ये कि जो पार्किंसन के पेशेंट्स होते हैं, इनके अंदर डिप्रेशन आ सकती है, आती है, लेटेस्ट स्टेज में तो ज़रूर आती है। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए
कि जितना अर्ली इसका डायग्नोसिस हो। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अलामतें जो है ना मरीज़ को नहीं पता चलती, नहीं पता चलेंगे। ये जो उसके साथ रहने वाले हैं ना, मसलन अगर उनको लगे कि नहीं मेरे ये वाले साहब हैं, मैं नोट कर रहा हूँ कि इनके कदम बड़े छोटे हो गए, बिल्कुल, या अगर घर वाले ये फील करें कि अच्छा ये अम्मी की आवाज़ तो बड़ी ऊंची हुआ करती थी, बड़ी स्लो हो गई है, हल्की हल्की बोलना शुरू हो गई है, या लगे, अब देखिए ना ट्रेमर तो आम लोगों को भी आ जाती है बड़ी उम्र में भी। अच्छा, फिर अगर लगे कि नहीं ये कदम छोटे हो गए हैं और हमने नोट किया जब ये मुड़ते हैं तो बैलेंस ख़राब हो जाता है उनका, या अगर घर वालों को लगे कि नहीं ये बैठ के जब खड़े होने लगते हैं तो काफ़ी देर लगाते हैं खड़ा होने में। अच्छा, और बाद में ये पेशेंट्स होते हैं जो करवट नहीं ले पाते। मैं तो वैसे जब डायग्नोसिस करता हूँ मरीज़ को पार्किंसोनियन आता है तो मैं स्टार्ट इससे करता हूँ कि भाई करवट लेते हुए प्रॉब्लम तो नहीं होती। दैट इज़ यूजुअली वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अब ये कोई सिम्टम तो ना हुआ साइन के करवट लेने का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये है। फिर स्लोनेस हो गया, आवाज़ का हम निमा पंजाबी में जैसे कि आवाज़ निमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देख के एंड देन यू डायग्नोस, और पेशेंट को जब डायग्नोसिस हो जाता है उसको रेगुलरली दवाई खानी चाहिए। हमारे यहाँ फिर ये होता है ना कि चूँकि मरीज़ ठीक नहीं हो रहा हो तो कुछ और ट्राई करके देख लेते हैं। मैं आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड होम्योपैथी और हकीम, वो आपको मर्ज़ी है जिसके पास मर्ज़ी जाएं, लेकिन ये इलाज डोपामीन से ही होगा क्योंकि डेफिशिएंसी डोपामीन की है ना। पार्किंसन और अल्जाइमर, इसमें फिर डिफरेंस क्या है? नहीं, पार्किंसन तो टोटली डिफरेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है। अल्जाइमर जो है ना ये डिमेंशिया है। ठीक है। डिमेंशिया के अंदर कोई ट्रेमर का आना या ये फीचर्स नहीं होते। उसमें सिर्फ अल्जाइमर के अंदर हाँ नहीं, उसके अंदर पहले यादाश्त ख़राब होती है और जो रीसेंट मेमोरी है वो ख़राब होती है, पुरानी मेमोरी ठीक होती है। मसलन अगर कोई बाबा जी 70-80 साल के हैं तो उनसे आप पूछे ना कि जी सुबह क्या खाया था, तो हो सकता है वो भूल जाए। लेकिन अगर आप उनसे पूछे ना कि जिस स्कूल में आप पढ़ा करते थे उस स्कूल की दीवार का रंग कैसा था, वो याद होगा उनको। पुराने दोस्त उनको याद होंगे। सो दिस लॉस ऑफ रीसेंट मेमोरी और जो रिमोट मेमोरी है उसकी प्रिजर्वेशन होती है। फिर उसके बाद जो अगला स्टेज आता है डिमेंशिया का, उसके अंदर जो पेशेंट है फिर नाम के बाद रास्ते भूलना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना छोड़ देता है। फिर उसके बाद वो बाज़ औक़ात आप समझ लें कि थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जो सारी उम्र बहुत ही नफीस ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आप उनके मुंह से कोई गाली गलौज सुन लोगे, बड़ा ताज्जुब होगा कि नहीं ये तो इतने सोफिस्टिकेटेड किस्म की शख्स थे। सो डिमेंशियास के फिर ये साइन शुरू है। इसमें थेरेपीज़ का भी कोई रोल होता है पार्किंसन में कि हमें ये थेरेपी करवा लें थोड़ा बेहतर फील करें? क्या कोई थेरेपीज़ भी होती हैं कि ओनली मेडिकेशन? नहीं, इसमें ऑब्वियसली मेडिकेशन तो एक पार्ट है इसका। जो थेरेपीज़ हैं उनके अंदर फिजियोथेरेपी इन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी इसेंशियल इम्पॉर्टेंट। फिर इसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अंदर जब स्पीच का प्रॉब्लम आता है तो स्पीच थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अंदर बाज़ औक़ात आप बिहेवियरल थेरेपी और साइकोथेरेपीज़, ये असल में जब हम रीहैब करते हैं ना तो ये पूरा एक टीम वर्क होता है जिसमें एक फिजिशियन होता है और बाकी थेरेपिस्ट होते हैं। और ये अब मैं आपको बताऊँ ना, हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे मैं अगेन आपको इंग्लैंड की मिसाल देता हूँ। वहाँ पर एक जो हमारा हॉस्पिटल था वहाँ पर एक वार्ड था जिसका नाम था बेसिल गैंग्लिया क्लब। ठीक है। वो बेसिल गैंग्लिया क्लब में वहाँ पे पेशेंट्स वही आते थे जिनके बेसिल गैंग्लिया में कोई नुक्स हो। वो कौन कौन से होते हैं? उनमें एक पार्किंसन के पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे न्यूक्लियस कॉर्डेट होता है, उसमें एक नुक्स आ जाए तो कोरिया की एक बीमारी है जिसके अंदर डांसिंग मूवमेंट होती है। अच्छा, फिर इसी तरह और न्यूक्लिया है, पुटामन है एंड सो फोर्थ। तो ये सारे के सारे जो लोग थे इनकी भी ग्रुप थेरेपीज हुआ करती थी। जब ग्रुप थेरेपीज होती है ना तो ये इकट्ठे जब आपस में मिलते हैं एज अ मेंबर ऑफ द क्लब, सो दे लर्न सो मच फ्रॉम ईच अदर and they feel sometimes very comfortable being with their fellows. So I remember एक दफ़ा बोर्ड पे लगा हुआ था कि
there will be a musical evening with the basal ganglia club. तो मुझे ऐसा पता नहीं था, so I thought I must go and attend that. तो म्यूज़िकल इवनिंग है, तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे सारे जो पेशेंट्स थे वो बेसल गैंग्लिया के थे. कोई कोरिया का पेशेंट था, उसकी यूं करके मूवमेंट थी, कोई वो हेमीबिलिस्मस, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ एवरीबडी वाज डांसिंग इन हिज ओन स्टाइल. तो पार्किंसोनियन पेशेंट भी जो होते हैं, ये जब इमोशनली आप इनको थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करते हैं या इमोशनली आप इनके साथ मिलते जुलते हैं, सो दे इम्प्रूव. मतलब ठीक तो पता नहीं, बेहतर फील करते हैं, बिकॉज बीमारी तो रहती है अपनी जगह पे ना, लेकिन दे स्टार्ट फीलिंग बेटर. फिर इनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, जो इनको डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए. पानी क्योंकि फिर पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इसी ओवरऑल नीड्स कम हो जाती हैं, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए. हीमोग्लोबिन लेवल ठीक होना चाहिए. इनको छोटी मोटी इन्फेक्शन जिस तरह गले वले ख़राब होते हैं नहीं होने चाहिए. इम्यूनिटी लो नहीं होनी चाहिए. यू सी, बिकॉज एवरी टाइम यू आर फाइटिंग अ डिजीज़, तो यू नीड टू बी वेरी, जिस तरह एक फौजी फिट होता है ना किसी भी हमले से बचने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए, तो आपका जो फौजी है आपके अंदर, वो आपकी इम्यूनिटी है. आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो आपका डिफेंस सिस्टम होता है. तो वो अच्छा होगा तो भले पार्किंसन हो चाहे कोई और बीमारी हो, यू कैन फाइट इट बेटर. हम पार्किंसन से पहले पार्किंसन से बच कैसे सकते हैं? मतलब अब हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स उस एज ग्रुप में हैं, 60s में, 50s में, 70s में, तो हम चाहते हैं कि ये इन चीज़ों से बच जाएं, सिक्योर हो जाएं, खुदा ना खास्ता इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन तो आपका बहुत वैलिड है और अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर ये है कि इसके अंदर बहुत ही कुछ लेवल पे तो जेनेटिक टेंडेंसी होती है, विच ऑब्वियसली यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बाकी जो डीजनरेशन हो रही होती है, इसको आप रोक नहीं सकते पहले से. हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक ओवरऑल वेल बीइंग स्टेट अगर पेशेंट का होगा, तो अगर उसको कल बीमारी हो भी जाती है तो वो उसको पॉजिटिवली उसको डील करेगा. लेकिन जो पार्किंसनिज्म है, अब ये फ़र्क मैं क्लियर कर दूँ, पार्किंसन डिजीज़ अलहदा है, पार्किंसनिज्म अलहदा है. पार्किंसनिज्म ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ जैसे फीचर्स नज़र आ जाते हैं, यानी ट्रेमर आ सकती है, ब्रैडिकार्डिया, स्लोनेस आ जाती है. उसको रोकने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो. मिसाल के तौर पे अगर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पेशेंट ले रहा है तो डॉक्टर से आप रुजू करें ताकि उसकी डोज़ ऑप्टिमम रखे. इसी तरह अगर पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और उसको लेकुलर इन्फार्क्ट हो रहे हो, तो उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा होना चाहिए उसका. और इसी तरह मतलब जो और बाज़ औक़ात इन्फेक्टिव बीमारियां होती हैं ब्रेन की, उनसे बच के रहना चाहिए. तो ये जो पार्किंसनिज्म है, इसको तो आप यूँ डील कर सकते हैं. लेकिन जब पार्किंसन डिजीज़ है, उसके लिए क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि ये होगी या नहीं होगी या कब होगी या क्यों होगी. आम घरों में पार्किंसन पता ही नहीं चलता. तो हमारे यहाँ तो जब तक बिल्कुल हाथ यूं करके नहीं हिलना शुरू होते ना, तब तक तो हम जाते ही नहीं है डॉक्टर पे. हम छोटे छोटे ये जो सिम्टम्स आपने बताया, ये हम कभी भी अपने बुजुर्गों में ऑब्जर्व नहीं करते. लेकिन हमें चाहिए कि हम इन सारे सिम्टम्स को अपने बड़ों में देखें. हमने देखना है, बड़ों को नहीं पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई एज के साथ ये चेंजेस तो आते हैं, अब कमज़ोरी हो गई है, लेकिन हमें नहीं पता होता ये कोई ना कोई बीमारी अंदर चल रही है. उसको अगर हम थोड़ा टाइमली देख लेंगे, डॉक्टर पे चले जाएंगे, तो हम उसके साथ ओवरकम कर सकते हैं. तो जैसे आपने बताया कि पार्किंसन को हम रोक नहीं सकते, अगर होना है तो वो होना है, ठीक है. जैसे आप पार्किंसन होने के बाद डोपामाइन देते हैं, वो हम पहले अगर लाइक 50s के बाद स्टार्ट कर दें तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अगर डोपामीन ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी में चली जाए या आप ले लें, तो फिर आप एक और कंडीशन में चले जाते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाती है, कोरिया जिसे कहते हैं, उसमें डोपामीन ज़्यादा हो जाती है. दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़. तो ये देखें, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि आपके अंदर शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इतनी होनी चाहिए, आपको खुश रहने के लिए सेरोटोनिन इतनी होनी चाहिए,
हमारे यहाँ जो डोपामीन है, ये चूँकि हमारे जो ये ब्लॉगर्स हैं और वो उन्होंने ज़्यादातर इसको खुशी का वो बल्कि कहते ही खुशी का हार्मोन है, हालांकि ये इस न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन पे हम एक पूरी एपिसोड करेंगे, हम एक्चुअली समझाएंगे ये डोपामीन क्या है और इसका क्या रोल है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट एपिसोड हम इंशाल्लाह डोपामीन पे करेंगे। लेकिन जो पार्किंसन से इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा रिलेशन इसका पार्किंसन से ही बनता है, क्योंकि ये जो न्यूरो मोटर हमारा जितना भी फंक्शन होता है उसको ये रेगुलेट कर रहा होता है। हम इससे पहले कोई एहतियाती तदाबीर नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हो जाती है तो हम इसको वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये मज़ीद आगे बढ़े ना और मज़ीद चेंजेस आपकी लाइफ में अगर हम इसका वक्त पे डायग्नोज हो जाए, वक्त पे डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मेडिकेशन करते रहें इसकी मिनिमम डोज पे। मुझे याद है जब मैं जो मेरे डॉक्टर्स जब मैं पढ़ाता रहा हूँ उनको, ये ट्रेन करता रहा हूँ, हम जो FCPS का इम्तिहान होता है डॉक्टर्स का, MBBS के बाद ये 4 साल का प्रोग्राम है जिस कॉल्ड FCPS इन रिहेबिलिटेशन मेडिसिन। तो वहाँ पे मैं अक्सर एक जुमला कहा करता था कि मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़ इज़ एन आर्ट रादर देन अ साइंस, कि आप होलिस्टिकली अपने पेशेंट को मिनिमम मेडिसिन के ऊपर बेस्ट थेरेपीज़ के साथ और एक लाइफस्टाइल के साथ इमोशनल एम्पावरमेंट देने के साथ साथ किस तरीके से इस बीमारी के असरात को यानी कम से कम करते हुए और ज़िंदगी इन हैप्पी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हो। आई थिंक दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द होल ट्रीटमेंट। कोई ऐसा पार्किंसन पेशेंट जो आपने डील किया हो लेकिन उसका केस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गया हो, तो उसको किस तरह ट्रीट किया फिर आपने? देखिए, इसके अंदर होता ही है कि जो तो पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं और टर्मिनल स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, तो उस वक्त तो पूरी दुनिया में तरीका यही होता है कि उनकी जो भी ज़िंदगी है वो पेन फ्री गुजरे। बाज़ वक़्त यू नो दे स्टार्ट हैविंग वेरी सीवियर पेन्स। मुझे याद है एक मेरा पेशेंट था और ही tried to attempt suicide 3-4 times. Why? इसीलिए because you know he felt into such a great depression. उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी। he was a wrestler अपने दौर का, वो बड़ा अच्छा रेसलर था। और उसके बाद देन पार्किंसन हुआ, वो मुकाबला करता रहा। फिर घर के अंदर he was neglected। और ये बात मुझे इवन जो उसके बेटे भी इतनी केयर नहीं करते थे, उनकी एक बहू थी जो बहुत ज़्यादा केयर किया करती थी। और शी टोल्ड मी कि जी होता है ना, बहुत सारी हिस्ट्री घर वाले नहीं बता रहे होते, कि ही ऑलवेज वांटेड कि अब मैं इस किस्म की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो जो भी दवाइयाँ अवेलेबल थी वो खा ली और एक अटेम्प्ट किया सुसाइड का। तो मतलब ये इस हद तक बीमारी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आई पर्सनली थिंक कि जिन लोगों के घर वाले थोड़े से भी एहतियात करते हैं, और करनी भी चाहिए, यू नो, आपके बुज़ुर्ग जिन्होंने सारी उम्र आपके लिए क्या क्या नहीं किया हुआ होता, नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू पे बैक, टेक केयर ऑफ देम एंड लुक आफ्टर देम। सो ये नौबत ना आए। बहुत ही मज़े का सेशन रहा है ये वाला, और इसमें हमें ये पता चला कि हमने घर में रह के अपने बुज़ुर्गों को ऑब्ज़र्व करना है कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। हम बहुत नए किस्म के टॉपिक्स लेकर आते हैं ताकि हम अवेयरनेस दे सकें उन लोगों को जो घरों में रहते हैं, जो ज़्यादा डॉक्टर्स पे नहीं जाते। और ये तो इतने अच्छे सेशंस हैं उनके लिए कि जिन वो लगता है ना कि हम डॉक्टर पे जाएं, पैसे लगेंगे, चेकअप कराएंगे, तो वो घर बैठे ये चीज़ें देख सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम बन गया है आपके किसी भी मेंबर में, तो अब जो है ना आप इसका इलाज करवा लें। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे हमेशा मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक नई अवेयरनेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो आज की इस एपिसोड में आपने जाना कि आप अपने घर में बुजुर्गों का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, उनके छोटे छोटे स्टेप्स को किस तरह ऑब्जर्व करेंगे, और अगर उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।